हेलो बच्चों। तो हम हमारे चैप्टर पी ब्लॉक के अंदर बात कर चुके थे नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड की। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से मेथड से हम नाइट्रिक एसिड को बना सकते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट मेथड था वो था ओस्टवाल प्रोसेस। पिछले लेक्चर से अगर कुछ याद रखने की चीज है तो वो ओस्टवाल प्रोसेस है, वो पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वापस HNO3 के बारे में और हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना, कि नाइट्रिक एसिड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेडिंग लगाएं आप लोग अपनी कॉपी में, क्या केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, मैं आपको फर्दर कुछ बताऊं उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि नाइट्रिक एसिड तो है, नाम से पता लग रहा है ना, HNO3 इज एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, आप जानते हो। तो वो अपनी एसिडिक बिहेवियर वाली रिएक्शन तो देता ही है, जैसे बेसिस के साथ जो कंपाउंड्स बेसिक होंगे नेचर में उनके साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ये तो करेगा ही। ठीक है, साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि HNO3 एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने खत्म कर लिया लगभग। आपने उसमें HNO3 का काफी नाम सुना होगा कि ऑक्सीडेशन में काम में लिया जाता है HNO3 को डिफरेंट सब्सटेंसेस के, है ना। तो इसकी एसिडिक बिहेवियर की रिएक्शन तो है ही, वो तो यूजुअल सी बात है, होनी भी चाहिए। साथ में ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। तो इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की भी बहुत सारी रिएक्शंस हमें पढ़नी है, स्पेशली रिएक्शन विद मेटल्स, है ना। तो एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी। आपको मैं इन शॉर्ट एक टेबल बना के कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम याद रखना पड़े, है ना, और ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस आप बनाना। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठना, है ना, और नोट्स जरूर बनाना, तभी लेक्चर का बढ़िया फायदा आएगा, है ना। नोट्स बनाओगे तो। चलो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ HNO3। सबसे पहले बात करते हैं इसके एसिडिक नेचर के बारे में, है ना। तो देखो, पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है सर, कि HNO3 नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत बढ़िया एसिड होता है नाइट्रिक एसिड। क्यों, है ना, क्यों सर ये इतना अच्छा एसिड क्यों होता है? देखो, मैंने कहा मेरे पास है HNO3, मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया। अब एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली H+ देगा, और H+ देके क्या बनाएगा, NO3- नाइट्रेट आयन, है ना, और साथ में बनेगा H3O+। अब आप लोग ये भी जानते हो कि मान लीजिए Ha कोई एसिड है, ये डिसोशिएट होके क्या बना रहा, H+ और A-। जितना ज्यादा स्टेबल इसका A- आयन होगा उतना ही अच्छा ये एसिड होगा, है ना। यानी कि HNO3 के केस में NO3- जितना ज्यादा स्टेबल होगा, HNO3 उतनी आसानी से H+ वाटर को दे देगा कि ले जा, हम इस H+ के बिना भी जिंदा रह लेंगे, है ना, हमारे है बस की। और ये जो NO3- है ये स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें क्या पाया जाता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए HNO3 को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती H+ निकालने में, ले जाओ, बढ़िया एसिड होता है। देखना चाहते हो तो देख लो, HNO3 का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, एक बार फिर से बना दूं। N डबल बॉन्ड O, यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है O, और यहाँ पर OH। अब जब HNO3 की बात हम करेंगे तो ये H+ दे देगा, एसिडिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो H+ दे देगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पाई सिग्मा नेगेटिव, खूबसूरत सा कंजुगेशन है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेंगे। एक और रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा विच इज ON, सिंगल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O। तो ये जो बना NO3- नाइट्रेट आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो NO3- के बनने में कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए जल्दी से अपना H+ H2 को दे देगा बिना सोचे कि ले जा भाई, ले जा इसको, और खुद स्टेबलाइज हो जाएगा। तो एक अच्छे एसिड की तरह काम करता है। अब एसिड है तो बहुत यूजुअल सी बात है, अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं विद बेसिक कंपाउंड्स, किसके साथ रिएक्ट करा दूं, बेसिक कंपाउंड के साथ, है ना, इसको HNO3 को, तो बहुत यूजुअल सी बात है ना कि सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट। और इसके जो सॉल्ट होंगे वो सोल्युबल होंगे वाटर में, सोल्युबल इन वाटर। अच्छा, कौन से सॉल्ट बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा,
NO3 माइनस है। एक रिएक्शन देख लो इसका बढ़िया सा, HNO3 प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया मैंने इसका, क्या बनाएगा ये H प्लस दे देगा, है ना, और यहां से NO3 माइनस Na के साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बना, साथ में गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनेगा वाटर। इतना तो जानते हो ना, इतने समझदार हो। जब किसी कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन कराते हैं ना, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, ठीक है। तो सारी एसिडिक रिएक्शन ये देता है ना, बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बना देता है। क्या है ये, मेटल नाइट्रेट, क्या बना देगा, नाइट्रेट बना देगा, और ये नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई एसिडिक नेचर की, बट ना ये तो पूछा नहीं जाता पेपर में। अब पूछ ले तो पूछ ले, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, पर ये पूछेगा नहीं ये पेपर में आपसे, है ना, इतना पता है मेरे को, ये पूछेगा इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी क्लास 10th में 11th में कि HNO3 एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, सेकंड पॉइंट डाल के लिख सकते हैं आप चाहें तो, HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि और जो एसिड्स है ना, लाइक H2SO4, लाइक HCl, वो इतने अच्छे, वो तो है ही नहीं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते ही नहीं है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ज्यादा काम करते हैं। सर क्यों, सवाल बहुत सीधा सा कि सर आप कह रहे हैं कि ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो HNO3 जो है अपने आप ही, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ये जो HNO3 है अगर इसको रखा रखे, मतलब ये रखा रहे, तो ये अपने आप ही डिकम्पोज होता है किसमें, NO2 प्लस वाटर में, है ना, और साथ में देता है ये एक निसेंट ऑक्सीजन। ये जो निसेंट ऑक्सीजन यहां से रिलीज हुई, ये इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने के लिए जिम्मेदार है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं कि HNO3 को रखा रहने दें, NO2 गैस रिलीज करेगा, NO2 में कन्वर्ट होगा, H2O निकालेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एक निसेंट ऑक्सीजन। या तो रिएक्शन होगा इसका ये, या HNO3 टूटेगा और टूट कर क्या बनाएगा, NO गैस, साथ में वाटर, और साथ में क्या बनाएगा, निसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस करो, रिएक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हो तो यहाँ हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 2 कर दो, शायद ये बैलेंस हो गई, नहीं 6, शायद अब बैलेंस हो गई, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ कर लो बैलेंस करना चाहो तो 3 और नाइट्रोजन 1 2, तो यहाँ पे 2 लगाया 6 1 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगाया, यहाँ पे कितने लग जाएंगे 3। तो इस तरह से या तो ये रिएक्शन करके NO2 गैस रिलीज करेगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि निसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या फिर इस तरह से डिकम्पोज होके निसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। दोनों ही रिएक्शन क्या बता रही कि ये ऑक्सीडेशन करने के लिए, सामने वाला सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या दे सकता है, निसेंट ऑक्सीजन। ड्यू टू दिस रिएक्शन HNO3 ये रिएक्शन करता है, ड्यू टू दिस रिएक्शन ये काम करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई आपसे पूछे कि क्यों भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बता देना कि टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, इसमें निसेंट ऑक्सीजन देता है। ये निसेंट ऑक्सीजन आगे फर्दर ऑक्सीडेशन कराती है दूसरे सब्सटेंसेस का। क्लियर है बात मेरी, आप सुनो ध्यान से। पढ़ना क्या है, हमें पढ़नी है इसकी कुछ रिएक्शन जिसमें ये शो करता है इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ठीक है। मतलब हमने ये तो बात कर ली, देख लिया कि हाँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है इसका। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी रिएक्शन है इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है वो है विद नॉन मेटल्स, विद नॉन मेटल्स। अब देखो ढेरों रिएक्शन है इसमें, बट मैं आपको एक कॉमन रिएक्शन लिखूंगा, आपको वो याद रखना है, साथ में एक एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी। समझो, अगर मान लीजिए मेरे पास सल्फर है, तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा HNO3। फर्स्ट रिएक्शन है ये अपना, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, इन H2SO4, इन H2SO4 में। अच्छा ध्यान रखना है, यहां पर जो नाइट्रिक एसिड लिया वो कौन सा लिया, कंसंट्रेटेड HNO3। बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है इसका भी कि आपने कंसंट्रेटेड लिया है कि डाइल्यूट लिया है। ध्यान से सुनो, कंसंट्रेटेड HNO3
अगर सल्फर में डाला जाए तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, H2SO4 में। रिएक्शन क्या होगा देखो जरा, मैंने लिया सल्फर, इसमें मिलाया कंसंट्रेटेड HNO3, ये किसमें बदला, सल्फर H2SO4 में। क्लियर है। साथ में यार दो चीजें और बनती है, आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी पेपर में, आएगी बैलेंस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सेकंड चीज क्या बनेगी यहाँ पे, NO2 और साथ में क्या बनेगा, वाटर। ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी जब किसी नॉन मेटल को ये ऑक्सीडाइज करेगा। देखो कंसंट्रेटेड HNO3 कि हम तीन तरह से रिएक्शन पढ़ेंगे या तीन तरह के सब्सटेंसेस के साथ, मेटल्स के साथ पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स के साथ पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के साथ पढ़ेंगे। अभी नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, क्लियर है, कंसंट्रेटेड HNO3 की। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, आपको बस ये याद रखना पड़ेगा, सच में आपको बस नॉन मेटल्स में तो बस ये याद रखना पड़ेगी कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, उस तो याद रखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, H2SO4 में। साथ में जब भी ये नॉन मेटल किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये बाय प्रोडक्ट होंगे हमेशा, एक तो NO2 गैस और एक H2। तो आपके पास रिएक्शन सेट होगी। जैसे सेकंड में एग्जांपल लूं किसका, मैं कह दूं आयोडीन। तो आयोडीन को ये ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, HiO3 में, आयोडिक एसिड में। क्या है ये, आयोडिक एसिड, नाम लिख लेना इसका, आयोडिक एसिड, ठीक है। किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया इसने इसको, आयोडिक एसिड में। अब देखो सेम रिएक्शन होगा, I प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड लिया, ये इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, HiO3 में। साथ में क्या बना रहा है, NO2, साथ में क्या बना रहा है, वाटर, कॉमन चलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। जैसे हम बात कर सकते हैं और नॉन मेटल के बारे में, जैसे कार्बन को ये ऑक्सीडाइज करता है किसमें, इन कार्बोनिक एसिड H2CO3 में, है ना। रिएक्शन देख लो, C प्लस HNO3, है ना, क्या बनाएगा ऑक्सीडाइज होके, H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। आपको ये रिएक्शन ऐसे ही याद रखनी है जैसे मैंने यहां लिखी है, आसानी से याद रखनी है। आपको केवल ये याद रखना है कि किसको किसने ऑक्सीडाइज कर रहा है और फिर रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। ये तो बाय प्रोडक्ट बनी रहे हमेशा, है ना, ये तो बाय प्रोडक्ट हमेशा बनी रहे, बस आपको ये याद रखना है। जैसे एक रिएक्शन हम और लिखते हैं, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन नंबर 4, अगर मेरे पास है फास्फोरस, तो ये फास्फोरस को कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है H3PO4 में, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। देख लो क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होता है इसमें, फास्फोरस प्लस HNO3 ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, बोलो जरा, ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको H3PO4 में प्लस NO2 प्लस वाटर, बस हो गया ना। इस तरह से नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है उनके एसिड्स में, ऑक्सी एसिड्स में, किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्सी एसिड्स में, ये सब ऑक्सी एसिड्स हैं। क्लियर हो गई बात मेरी। और साथ में गैस लिबरेट करेगा हमेशा NO2, साथ में वाटर निकलेगा, बस बैलेंस कर लो रिएक्शन। अब बैलेंस कैसे करोगे ये भी सुन लो ध्यान से। इन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, रेनॉल्ड्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, हाँ अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं लगा सकते, बाकी कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस हो जाएगी। मैं करके बताता हूँ। यहां पर देखो जरा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहां पर सल्फर किसमें आया, +5 में, +6 में, 8 2 +6 में आ गया। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सर यहाँ है, HNO3 में कितना होता है, +5, ठीक है। NO2 में कितना होगा, +4। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इनके जो चेंजेस हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समझो यहां सल्फर 0 से किसमें गया, 6 में, सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यही तो करवा रहा है HNO3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी को कहते हैं जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन ही करवा रहा है। HNO3 +5 से किसमें गया, +4 में, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अब सुनो, यहां डिफरेंस कितने का आया, 6 का, यहां डिफरेंस कितने का आया ऑक्सीडेशन नंबर में, 1 का। ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस देखो, यहां डिफरेंस 6 का, यहां डिफरेंस 1 का, तो इसके और इसके डिफरेंस को तो इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चार्ज बैलेंस कर रहा हूं मैं, और इसके जो डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट का उसको इससे, मतलब रिएक्टेंट साइड ही मल्टीप्लाई करना है। इसका और इसका डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, इसका और इसका डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो लिखने की जरूरत, सबसे पहले तो ये करना है।
ठीक है, रुको अभी बैलेंस नहीं हुई, चलो ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको एटम बैलेंस करने हैं, चार्ज को बैलेंस कर दिया आपने, आपको एटम बैलेंस करने हैं। एटम आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो बच रहे है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी बैलेंस मत करो, उनको लास्ट में बैलेंस किया करो, अभी नहीं करना उनको बैलेंस। अब समझो, यहाँ पर एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर बैलेंस है, यहाँ पे 6 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। सही बात है। अब गिनो, सल्फर और नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, गिन लो बाकी। यहाँ पर 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 और 12 कितने हो गए, 12 और 4 कितने हो गए, 16, तो यहाँ पे 2s2 लगेगा, 18 हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। गिन लो विश्वास ना हो तो 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 और 4 6। क्लियर है? इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे इसको बैलेंस कर लेते हैं, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पे 0, यहाँ पर इसका कितना है +5। फास्फोरस किस में पहुंचा, 8 4 +5 में, और नाइट्रोजन किस में है, +4 में। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, 5 का। 0 से 5 में पहुंचा है ना, तो 5 का डिफरेंस है। इनके डिफरेंस को इसके और इससे ये बदला है, ध्यान से देखो, HNO3 से NO2 में, ठीक है। तो इनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो इससे, और इनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो इससे। नहीं है बात समझ में भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, HNO3 NO2, इनके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। यहां देखो HNO3, अरे नहीं आई बात समझ में है, देखो वापस देखो, ये मिटा दें, ये कर दी हमने बैलेंस, है ना। फास्फोरस 0 से किस में जा रहा, +5 में, डिफरेंस कितने का, 5 का। HNO3 +5 से किस में जा रहा, +4 में। नाइट्रोजन +5 से +4 में, तो 1 का। जो इनका डिफरेंस है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, जो इनका डिफरेंस है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया इससे, 5 आया तो 5, इनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है इससे 1, कल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया काम तुम्हारा, चार्ज बैलेंस कर दिया तुमने। अब क्या करें सर, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट को बैलेंस करो। फास्फोरस 1, नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पर 5 लगा दो, नाइट्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन गिन लो, तो 5 दिया 15, है ना, और यहाँ पे 4 10 14 1 15, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 3 2 5, बैलेंस हो गई। क्लियर है बात मेरी? सेम तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, सेम तरह से आप इसको बैलेंस करते हो। आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, इसको भी कर देते हैं। 0 से किस में पहुंचा, +5 में, HiO3, ये तो निकाल सकते हो ना भाई, इसका 1 + x - 6 = 0, तो x = +5। अरे हलवा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही सकते हो। ये +5 से अगेन किस में पहुंच रहा है, +4 में, तो अगेन यहाँ डिफरेंस कितने का, 5 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको 1 से करना है ना, कोई जरूरत ही नहीं करने की। तो अगेन यहाँ पे आयोडीन तो बैलेंस है, नाइट्रोजन यहाँ 5 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, 5 लगा दो, देखो जरा बैलेंस हो गई है। 5 दिया 15, 3 10 10 और 3 13 1 14, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 3 10 13 और 2 15। हाइड्रोजन देख लो एक बार, 5 5 6 सॉरी 5, यहाँ पर 1 और यहाँ 5, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। और सेम आप बैलेंस कर सकते हो इसको। अच्छा समझो यहाँ देखो जरा, ये जो H2CO3 है ना, कार्बोनिक एसिड, ये फर्दर डिकम्पोज हो सकता है, और डिकम्पोज होके ये क्या बना देता है, H2O + CO2। क्या बोर्ड का ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, H2O + CO2 बना देगा, बिल्कुल नजर आ रहा है। चलो H2O + CO2 बना देगा, समझ में आई मेरी बात? तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, C + HNO3, ठीक है, क्या बना रहा है ये, H2O + CO2 + NO2 + H2, किसी भी तरह से बैलेंस कर लेना, हो जाएगी, कर लोगे तो बैलेंस। तो ये नॉन मेटल के साथ ही आपको याद क्या रखना है कि ये किसको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा, और बैलेंस करना आपको आनी चाहिए। और बाय प्रोडक्ट याद रखना कि जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बाय प्रोडक्ट क्या लिखने हैं, NO2 + H2O। सारी रिएक्शंस आप लिख सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि किसको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है। चलो, तो ये तो बात हुई मेटल्स की, नो मेटल्स की, वेरी सॉरी, नो मेटल्स की। अब बात करते हैं मेटल्स की, है ना। तो मेटलोइड्स को भी HNO3 ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सी एसिड में, हाँ, मेटलोइड्स को भी ये ऑक्सीडाइज करता है इसमें ऑक्सी एसिड में, है ना।
जरा एग्जांपल लें, मैं कह दूं पहले तो हेडिंग डाल लेना, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड्स बाय HNO3, है ना, मेटलॉइड्स बाय HNO3। जरा देखो यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे आर्सेनिक, रिएक्शन करा दी किसके साथ, HNO3 के साथ, अगेन कंसंट्रेटेड ले रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा है, कंसंट्रेटेड। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, H3AsO4 में, साथ में अगेन वही बाय प्रोडक्ट NO2 प्लस H2, बस वही बाय प्रोडक्ट है। अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं हम किसकी, मेटलॉइड्स की, ठीक है। तो याद रखने की चीज क्या है कि ये AS को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, सर ये AS का ऑक्सीडेशन कर देगा H3AsO4 में। बैलेंस तो कर लोगे, स्मॉल ऐसे बैलेंस तो कर लोगे, आर से नीचे। जैसे मैं बात करूं किसकी, हम बात कर सकते हैं SN की। मैंने कहा कि इसको मैंने ट्रीट कराया विद HNO3, है ना, तो HNO3 के साथ ट्रीट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SnO3 में, H2SnO3 में, साथ में यहां भी क्या बनेगी NO2, साथ में क्या H2। क्लियर हो रही है बात मेरी, यानी कि सेकेंड SN को ये ऑक्सीडाइज करता है किसमें, H2SnO3। क्लियर है, बाकी बैलेंस आप कर सकते हो, अरे बैलेंस तो कर लोगे ना रिएक्शन में, है ना। याद रखना पेपर में बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, फर्जी है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है देखो जरा यहाँ पे, +5 से अगेन +4 में जा रहा है, 3 0 से 6 में से 2 गए 4, +4 में जा रहा है, तो इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई, बस ठीक है। अब बैलेंस कर लेना है, SN1 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन ले लो, शायद बैलेंस हो गए 12, तो 3 8 कितने हुए 11 और 1 12, ठीक है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए होंगे 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो अपने आप ही बैलेंस होगी, तो थोड़ा सा करना पड़ा इसमें। तो सेम आप इसको भी इस तरह से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत इजीली कर सकते हो ये काम। जैसे एक रिएक्शन और हम देख सकते हैं Sb का, Sb को ये ऑक्सीडाइज करता है, बस यही तो जानना है किसमें ऑक्सीडाइज करता है, बाकी तो सारी कहानी सेम है, H3SbO4, दैट्स इट। बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसकी आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं आराम से। H3SbO4 में क्या करना है, Sb प्लस 4HNO3, 4 क्यों लगाया सर, बाद में बैलेंस करेंगे, गिव्स H3SbO4 प्लस NO2 प्लस H2, बस बैलेंस कर लेना। ये सब मेटलॉइड्स थे इसलिए अलग से पढ़ लिया, बाकी बाय प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। और एसिड कैसा लिया है आपने, कंसंट्रेटेड HNO3। ये सारे ऑक्सीडेशन कब हुए हैं, जब आपने कौन सा एसिड लिया है, कैसा कंसंट्रेशन लिया है आपने इसका, कंसंट्रेटेड। क्लियर होती है बात मेरी, है ना। चलो फिर से एक बार रिकॉल कर दें, फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, कार्बन को कार्बोनिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। फर्दर आयोडीन भी था, आयोडीन को आयोडिक एसिड में, ठीक है। AS को H3AsO4 में, SN को H2SnO3 में, Sb को H3SbO4 में। बाकी स्केलेटन आप रिएक्शन का देख सकते हैं, ठीक है। बैलेंस आप रिएक्शन को कर सकते हैं। पेपर में अगर रिएक्शन आती है तो आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अब अगर सवाल आएगा ना तो 99% चांस है, हाँ 99% चांस है कि वो सवाल आएगा यहां से, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मतलब यही पूछता है, फ्रीक्वेंटली बहुत पूछता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अब सुनो, अगर मेटल्स का ऑक्सीडेशन कराया जाए डाइल्यूट HNO3 के साथ तो अलग प्रोडक्ट बनेंगे, अगर कराया जाए कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो भैया अलग प्रोडक्ट बनेंगे, हाँ। और अगर कराया जाए वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, मतलब वेरी डाइल्यूट जिसमें 6% तक HNO3 हो, बहुत कम HNO3 हो, तो अलग प्रोडक्ट बनेंगे मेटल्स के साथ। मतलब होगा सब में ऑक्सीडेशन, बस प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा सब में ऑक्सीडेशन, बट प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा। क्लियर हो गई बात मेरी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ डिफरेंट मेटल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाती है,
फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ डिफरेंट डिफरेंट मेटल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाती है, और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ डिफरेंट डिफरेंट मेटल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, समझ रहे हो ना, इसको लिखा रहने देते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे विद वेरी डाइल्यूट एसिड, वेरी डाइल्यूट एसिड। तो देखो सबसे पहले तो मैं दो ऐसी मेटल्स की बात कर लूं जिनके साथ ये कोई स्पेशल बिहेवियर शो नहीं करती। कौन कौन सी? मैंगनीज और टिन, आई थिंक मैग्नीशियम आई थिंक, हाँ ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम, इनके साथ ही कोई अलग बिहेवियर नहीं करती। अच्छा आपको पता है एसिड्स, बचपन की रिएक्शन लिख रहा हूं जो आपने छोटे बच्चे थे ना तब पढ़ी थी। एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं सर? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ये दोनों वही करती है HNO3 के साथ भी। हाँ बाकी सारी मेटल्स का HNO3 ऑक्सीडेशन कर देगा, इनके साथ यही करेगा। नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ ना, जरा देखो यहाँ पे मैंने लिया मैंगनीज या मैग्नीशियम ले लो, इसमें HNO3 डाला तो एक तो बनेगा मैंगनीज का नाइट्रेट, ठीक है, MnNO3 का ऑल्टोइस, ठीक है, साथ में क्या बनेगा यहाँ पे H2। तो वही हो रहा है जो बचपन में होता था, है ना, कि एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। सेम कहानी मैग्नीशियम की होगी। मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बताओ तो जरा? ये बनाएगा MgNO3 का ऑल्टोइस प्लस हाइड्रोजन, है ना। वेरी डाइल्यूट एसिड की बात करें 6% तक डाइल्यूट, क्लियर। चलो तो यहां तो ऑक्सीडेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन। अब जस्ट इमेजिन आपने लिया है आयरन, आपने लिया है जिंक, या आपने लिया है टिन। क्या कहा मैंने? आपने आयरन लिया, मेटल देखना जरा ध्यान से, एक लाइन में याद करवा दूंगा, मतलब बस एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, आप बहुत सारे रिएक्शन याद कर लेंगे। आयरन, जिंक और टिन। तो हमने क्या किया, कोई भी मेटल ले लिया आयरन, इसको रिएक्ट कराया विद वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है, क्या बनेगा देखो जरा यहां पे। आयरन का बनेगा, एक तो बनेगा NH4NO3, क्या बनेगा? NH4NO3, साथ में हाँ ये बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, NO3 माइनस ना, ओके, अमोनियम नाइट्रेट, साथ में क्या बनेगा? यहां पर बनेगा NO नाइट्रेट, मेटल का नाइट्रेट, FeNO3 का ऑल्टोइस, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? यहाँ पे साथ में बनेगा वाटर, ठीक है। मतलब समझो कोई भी मेटल हो, इनमें से तीनों में से, आयरन हो, जिंक हो, टिन हो, आप इनकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? HNO3 के साथ। तो एक प्रोडक्ट कॉमन होगा विच इज अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, हाँ, और साथ में क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट, ठीक है, क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट, और साथ में क्या बनेगा? वाटर, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जिंक की रिएक्शन करा दें किसके साथ? HNO3 के साथ, है ना, तो क्या बनेगा? NH4NO3, साथ में क्या बनेगा? ZnNO3 का ऑल्टोइस, और साथ में क्या बनेगा? H2। टिन की भी इसी तरह से रिएक्शन होगी, HNO3 के साथ कराओगे तो, ठीक है, क्या बनेगा? NH4NO3, SnNO3 का ऑल्टोइस और H2। अब बैलेंस देखो कैसे करना है। आयरन 0, ठीक है, यहां पे आयरन कितना है बताओ तो जरा? +2, यहां पे नाइट्रोजन +5 में है, यहां नाइट्रोजन +3 में था, उसमें 6 और एक ये, तो -6 +1, एक हाइड्रोजन इसके साथ होगा तो ये +5 में, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके साथ, एक नाइट्रोजन इसके साथ, तो यहाँ पर ये -3 में। अब सुनो, यहां से +5 कोई डिफरेंस नहीं, यहां +5 -3 कितने का डिफरेंस? 8 का। मतलब देखो एक में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, उसको तो छोड़ दो, एक में चेंज हो रहा है कितने का? 8 का, -3 +5, 8 का डिफरेंस है, उसको पकड़ लो। यहाँ पे Fe 0 से +2 में जा रहा है, डिफरेंस कितने का? 2 का। अच्छा फिर से कह रहा हूं कि अगर यहां पर मान लीजिए +5 की जगह कुछ और होता तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं हम लोग। कौन सी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, दोनों का एलसीएम निकाल दो फिर देखते हैं। चलो Fe2, यहाँ पर Fe में डिफरेंस 2 का है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे पहले ये कट रहा है तो काट दो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब सुनो, यहाँ पे 4 तो मल्टीप्लाई करो 4 से, यहाँ क्या आ जाएगा? 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयरन और नाइट्रोजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा बाकी कुछ है उसको बैलेंस करते हैं। 4 Fe है, यहाँ पे 1 Fe है तो 4 लगाया।
Fe बैलेंस, नाइट्रोजन देखो यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 1 2 और 2 चौका 10 है, तो यहाँ पर क्या लगाया 10। अब बैलेंस हो गई रिएक्शन। ऑक्सीजन देखो 30, यहाँ पे 3 3 6 24 और 3 27 और यहाँ 3 लगा 30, बस बैलेंस हो गई है। हाइड्रोजन 10 है यहाँ पे, हाइड्रोजन 4 और 6 10। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। सेम मैनर में ये रिएक्शन बैलेंस होगा, सेम मैनर में टिन का रिएक्शन बैलेंस होगा, सेम तरह से होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वेरी डाइल्यूट एसिड के साथ आयरन जिंक और टिन रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब बात आती है डाइल्यूट एसिड। किसकी बात आती है? डाइल्यूट एसिड। चलो देखते हैं डाइल्यूट एसिड को, डाइल्यूट एसिड को देखते हैं। सेकंड आ गया विद डाइल्यूट एसिड्स, है ना, डाइल्यूट HNO3। कौन से एसिड की बात कर रहे हैं? डाइल्यूट HNO3 के साथ देखा हमने। सेकंड रिएक्शन देखते हैं इसका विद डाइल्यूट एसिड, तो ध्यान से सुनेंगे इसको। विद डाइल्यूट एसिड्स मतलब डाइल्यूट एसिड HNO3। HNO3 इस बार कैसा लिया है आपने? डाइल्यूट, पहले वेरी डाइल्यूट लिया था। अब सुनो ध्यान से, अगर आपके पास मेटल है कौन कौन सी? आपके पास है कॉपर, आपके पास है सिल्वर, आपके पास है मर्क्यूरी, ठीक है, और या आपके पास है लेड। तो इनमें से कोई भी मेटल है वो रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ। इस बार जो बाय प्रोडक्ट होंगे या गैसेस रिलीज होंगी वो NO होगी, साथ में मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, है ना, लिख देते हैं मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बनेगी NO और साथ में निकलेगा वाटर। जरा देखो यहाँ पे कोई सी भी रिएक्शन लिख लो। मैंने कहा Ag की रिएक्शन कराई विद HNO3, क्या बना? मेटल का नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, साथ में क्या NO, साथ में क्या H2। क्लियर हो गई बात मेरी? जैसे मैं रिएक्शन लिख दूं कॉपर का विद HNO3, आसान है ना, क्या बनेगा? CuNO3 का ऑल्टोइस, ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट सेम NO प्लस H2। और तीसरी और चौथी रिएक्शन आप खुद से लिख सकते हैं। Hg के केस में HgNO3 का ऑल्टोइस, Pb केस में PbNO3 का ऑल्टोइस, साथ में बाय प्रोडक्ट तो सेम होंगे। ये कब होगा? जब इनमें से कोई मेटल हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मेटल हो आयरन या जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पर एक चेंज हो जाएगा। समझो, आयरन और जिंक को, इनमें से किसी को भी आप रिएक्शन कराएं किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ, ये याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी? N2। साथ में यहां भी क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट, है ना, और साथ में यहां भी क्या बनेगा? वाटर। जैसे मान लो मैंने रिएक्शन कराई आयरन की, किसके साथ कराई? HNO3 के साथ, ठीक है, क्या बनेगा? N2O प्लस मेटल नाइट्रेट। देख रहे हो, जब हमने आयरन की रिएक्शन अभी 2 मिनट पहले बहुत डाइल्यूट एसिड के साथ कराई थी, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बना था वो NH4NO3 था, अमोनियम नाइट्रेट था। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, जबकि यहां पर क्या बन रहा है? आपको N2O गैस मिल रही है। कौन सी गैस मिल रही है? N2O गैस मिल रही है, जब आयरन और जिंक की कराए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर टिन की कराए तो, अरे कंसंट्रेटेड के साथ तो करा दी थी टिन की, वेरी डाइल्यूट के साथ करा दी, डाइल्यूट के साथ थोड़ी ना कराई थी। तो टिन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इसकी HNO3 की, तो टिन बना के देगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, साथ में अपना खुद का नाइट्रेट भी बनाए गए विच इज SnNO3 का होल चॉइस, और यहां आपको वाटर भी देना। क्लियर होती है और मेरी? ठीक है, कर सकते हैं। फिर से डाइल्यूट, जब वेरी डाइल्यूट एसिड हो तो हमने देखा कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। आयरन की रिएक्शन देखी, जिंक की देखी, टिन की देखी। जब डाइल्यूट एसिड हो तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपके सामने बोर्ड पर लिखे होंगे। क्लियर होती है यहां तक बात? चलो, एक बच गया कंसंट्रेटेड, है ना, एक बच गया हमारे पास विच इज कंसंट्रेटेड एसिड, तो करते हैं उसको भी। थर्ड हमारे पास, अगर सर कंसंट्रेटेड एसिड हो तो क्या करेंगे? अगर थर्ड बच गया ना हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड, लगा भाई थर्ड लगाओ, थर्ड देखते हैं। फिर कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 की वहां क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तो कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन आप जिंक से करा दो, आप आयरन से करा दो, आप कॉपर से करा दो, आप सिल्वर से करा दो, आप लेड से करा दो। हाँ, इनमें से कोई मेटल हो, जिंक भी ले सकते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, लेड, कुछ भी ले सकते हैं। बस याद क्या रखना है? बाय प्रोडक्ट रखना है। इसकी रिएक्शन जब आप HNO3 के साथ कराओगे, HNO3 कैसा इस बार? कंसंट्रेटेड, तो ये क्या बना के देगा आपको? ये बना के देगा आपको NO2
साथ में अगेन मेटल नाइट्रेट और साथ में क्या बनेगा, वाटर। अरे यार इसको याद रखा ना तो 5 रिएक्शन याद होगी, बैलेंस कर ही लोगे आप लोग, है ना, बैलेंस करना सिखाई दिया है। जिंक प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड लिया, क्या बना NO2 प्लस मेटल नाइट्रेट, अच्छा जिंक है ना यहाँ पे, तो जिंक का नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। क्लियर होती है बात मेरी। सेम आयरन के साथ, सेम कॉपर के साथ, सेम Ag और लेड के साथ। तो आपने देखा कि किस तरह से HNO3 डिफरेंट मीडियम में, जब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो अलग तरह का बाय प्रोडक्ट बनाएगा, गैस निकालेगा, ठीक है, अलग अलग मेटल्स के साथ। जब ये कंसंट्रेटेड है तो कुछ अलग करेगा, और जब ये बहुत ज्यादा जब ये डाइल्यूट है तो ये कुछ और करेगा, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन पढ़नी है अच्छे से, नोट्स रिवाइज करने बना के, शायद आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आपको देखो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अगर ये सारी रिएक्शंस याद करने लगोगे तो 4-5 पेजेस बढ़ जाएंगे आपके, है ना, और फिर भी याद नहीं होंगी। अगर आप अलग अलग याद रखोगे तो 4-5 पेजेस बढ़ जाएंगे, इसको इसी तरह याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। क्लियर हुई बात नहीं? चलिए तो इसके नोट्स में भेज दूंगा, है ना, उनसे ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। फर्दर बात करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।